नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुपर 30 बैच में हमारी जनरल अवेयरनेस की ये 10वीं क्लास है और लगातार पिछली क्लासों में पीवाईक्यूज के माध्यम से आपको जीके जीएस का जितना भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे आपके और कितने क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं और पूछे गए हैं और आगे उसी पैटर्न पर क्या क्या और पूछा जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिलेटेड टू व्हाट, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। तो अभी रिसेंट में आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 370 था इसको हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर को जो इस राज्य के अंतर्गत, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था वो दर्जा वहां से समाप्त हो गया है। तो एक तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 370 क्या था, क्यों आया। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो कैबिनेट मिशन में कुछ प्रस्ताव ऐसे रखे गए थे कि जो रियासत चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकती है और चाहे तो भारत के साथ में भी मिलके रह सकती है, और तीसरा ऑप्शन रियासतों को ये दिया गया कि वो रियासतें अपना एक स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर सकती हैं। लेकिन आज़ादी से पहले, या ये कहूँ कि जब हमारी 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, इस समय तक लगभग बहुत सारी रियासतें, 560 के आसपास हमारे यहाँ देसी रियासतें थीं, इनका विलय कर लिया गया था। पर आपकी 4 रियासतें ऐसी थीं जिनमें 4 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हो गया आपका जम्मू कश्मीर, जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। दूसरी थी मणिपुर। तीसरी थी आपकी जूनागढ़। और चौथी रियासत थी हैदराबाद। इन 4 रियासतों का एकीकरण जो हुआ था दोस्तों, ये आज़ादी के बाद हुआ था। और जम्मू कश्मीर का जब एकीकरण किया गया तो यहीं पर इसका जब विलय हुआ भारत में, तो जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष राज्य की दर्जे की मांग की गई थी और हमारा अनुच्छेद 370 उसी विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा आपके आर्टिकल 370 के तहत दिया जाता था। बाद में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को निरसित कर दिया, यानी कि इसे समाप्त कर दिया और अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दी गई हैं हमारी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब वर्तमान में क्या हो गए हैं, भारत में 2 यूटी हो गई हैं, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जिनमें से अब अगर रिसेंट में भारत में राज्यों की संख्या पूछी जाए कि राज्य कितने हैं, तो वो आपके 28 राज्य हैं। और यूटी की संख्या पूछी जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उनकी संख्या आपकी 8 है। तो आर्टिकल 370 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपके जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे से है। और अगर आर्टिकल 371 की बात करते हैं तो 371 जो है वो कुछ अन्य राज्यों को विशेष दर्जा देता है। ठीक है, तो ये बाकी के राज्यों के लिए विशेष दर्जे की बात करता है और अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए था। और इसी को जम्मू कश्मीर का संविधान भी कहते थे। इसके तहत जम्मू कश्मीर के राज्यों नागरिकों को अलग से जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी प्राप्त थी, इनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ये अलग से तिरंगा झंडा, इनका झंडा भी था। तो ये सब प्रावधान जो थे वो आर्टिकल 370 में थे। अब वहां भी क्या हो गया है, वही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा जो भारत के बाकी क्षेत्रों में लागू होता है। अगला सवाल क्या है आपका, भारत के योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। भारत के योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय, यानी कि किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। पहला है आपका फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल या सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से किसके द्वारा योजना आयोग, तो देखिए योजना आयोग का जो गठन किया गया था, ये भारत में प्लानिंग कमीशन कहलाता है। और ये प्लानिंग कमीशन जो है भारत में जितनी भी नीतियां लागू की जाती हैं या बजट से संबंधित जो 5 साल के लिए प्रावधान किए जाते हैं, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक आयोग था। और इसका जो अध्यक्ष होता था
वो प्रधानमंत्री होता था। बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर एक नया कमीशन बनाया गया जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने इसका स्थान लिया, लेकिन इसको स्थापित किसने किया था? तो वो किया था आर्थिक सलाहकार परिषद ने। तो आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग के माध्यम से भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा चुका है। और जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टाइम पीरियड था वो 2012 से लेकर के 2017 के मध्य था। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने भारत में योजना आयोग को स्थापित किया था। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका टाइम पीरियड क्या था? तो ये वही समय चल रहा है जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, 1914 से लेकर के 1918 के बीच में। और इस दौरान आपको भारत में भी बहुत सारे घटनाक्रमों को याद रखना होगा कि 1914 से लेकर के 1918 के बीच में भारत में कौन कौन से कार्य हुए। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में जाके समाप्त हुआ था। और इसी वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने गांधी जी से मदद भी मांगी थी। किससे सहायता मांगी? गांधी जी से सहायता मांगी कि आप भारतीय युवाओं को प्रेरित कीजिए जिससे वो अंग्रेजी सेना में शामिल हों। इसके बदले हम भारत में बहुत सारे कानूनों में आपको रियायत देंगे और आज़ादी देंगे। इस तरीके के कुछ प्रावधान जो है या कुछ प्रोमिसेस जो थे वो कंपनी ने, अंग्रेजों ने गांधी जी से किए। तो इसके बदले में जब अंग्रेजों ने गांधी जी का सहयोग प्राप्त किया तो बाद में इनको एक उपाधि दी गई, केसरे हिंद की उपाधि। इसी वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, केसरे हिंद की उपाधि दी गई। और जो उग्रवादी लोग थे यानी कि जो गर्म दल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी के इस कृत्य पर इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी थी। क्या कहा था? भर्ती करने वाला सार्जेंट। कि पहले विश्व युद्ध में कि अफ्रीका से एक भर्ती करने वाला सार्जेंट आया है जो भारतीय युवाओं को कहाँ भेज रहा है? अंग्रेजी सेना में भेज रहा है ताकि वो युद्ध लड़ सकें। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है वो ये हो जाएगा। 1918 में जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो खलीफा के साथ में अंग्रेजों ने अपमानजनक संधियां की और जिससे भारत का मुस्लिम समुदाय जो था ये रुष्ट हो गया। और रुष्ट होने के बाद में इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। तो ये इसका परिणाम भी कह सकते हैं भारत में कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन था। और खिलाफत आंदोलन खलीफा के सम्मान के लिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने जो संधि की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में खलीफा के साथ, वो अपमानजनक संधि थी जिससे अंग्रेजों का जितने भी आपके मुस्लिम समुदाय के लोग थे पूरे विश्व में वो सारे आहत हुए और भारत में इसका जो परिणाम था वो खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया था। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पूछा जाए कि भाई ओलंपिक खेल कितने साल के बाद में या कितने साल के गैप में किए जाते हैं, तो हर 4 साल में आपके ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। यहाँ मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ओलंपिक से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करिएगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। एक क्वेश्चन तो आपके लिए ये है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और प्रथम ओलंपिक खेल कहां पर प्रारंभ हुए? और अभी रिसेंट में जो था वर्तमान में कौन से ओलंपिक खेल खेले गए? और मैं फिर आके कल इसका आंसर आपको दूंगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले कहाँ हुआ, किस देश ने इसकी मेजबानी की, कितने देशों ने भाग लिया। ठीक है, और भारत ने अब कौन कौन से गेम्स में इसमें भाग लिया है। तो ये सारी चीजें आपको पहले क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर करना है। अगला सवाल है आपका कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पिछली क्लासेज में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था। और संविधान सभा में टोटल जो मेंबर थे वो 389 थे। इनमें से
296 सीटें आपकी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थी और 93 सीटें जो थी आपकी वो देसी रियासतों से थी। इनमें से कुछ लोग इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे, इसलिए कहते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है वो सम इलेक्टेड एंड सम नॉमिनेटेड थी। ये चीजें याद रखना। और इनका जो इलेक्शन हुआ था वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान और इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचन के माध्यम से हुआ था और प्रति 10 लाख पर एक सीट को निर्धारित किया गया था और इन सीटों को जो है वो जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था और सांप्रदायिकता के आधार पर संविधान सभा की सीटों को विभाजित किया गया था। सामान्य मुस्लिम और सिखों में 3 समुदायों में इसको विभाजित किया गया था। और उसके बाद में फिर नवंबर 1946 में आपके संविधान सभा का गठन होता है और गठन होने के बाद में जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, इसमें सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। और इनसे पहले 2 दिन के लिए 9 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा कि ये हमारे संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। बाद में आगे चल करके फिर 24 जनवरी 1950, ठीक है, तो ये 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनते हैं और 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पद किसने सुशोभित किया था? वो राजेंद्र प्रसाद ने किया था और ये बिना निर्वाचन के ही इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिया गया था। फिर आगे चल के 2 दिन बाद में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। ये इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए, हमें भारत छोड़ो आंदोलन से पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम इसकी पूरी एक बैकग्राउंड को समझ सकें। देखो, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से एक मांग की थी कि भारतीय नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो वयस्क मताधिकार की जो मांग थी ये नेहरू जी ने की थी। क्यों? क्योंकि जब भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो इसके तहत वोट डालने की जो आयु थी वो 21 साल थी और वोट वही व्यक्ति दे सकता था जो एजुकेटेड था, जिसके नाम पर संपत्ति हुआ करती थी और जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। तो इस तरीके से भारत में वयस्क मताधिकार शामिल नहीं था। वयस्क मताधिकार की मांग ये थी कि जिन लोगों की 21 वर्ष की आयु है उन सभी को वोट डालने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में जब 1939 से लेकर के 1945 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, तो अंग्रेजों को फिर से भारतीय लोगों की मदद की आवश्यकता पड़ी। तो इन्होंने गांधी जी से फिर मदद मांगी और कहा कि बापू इस बार और हमारी मदद कीजिए और जैसे ही युद्ध समाप्त होता है हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने उनकी इस बात को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करने के बाद में इन्होंने फिर से एक लड्डू भारतीय लोगों को परोसा अगस्त 1940 में और एक प्रस्ताव पारित किया जिसे हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने नेहरू जी की वयस्क मताधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब भारतीय लोगों को
केवल वयस्क मताधिकार नहीं चाहिए था, अब उनको पूर्ण आजादी चाहिए थी। तो इसी को लेकर के फिर बाद में 1942 में अंग्रेज फिर से भारतीय लोगों का सपोर्ट पाने के लिए एक मिशन भारत भेजते हैं, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्ताव भारत के लिए ठीक थे, परंतु इनका जो एक प्रस्ताव था, इन्होंने कहा था कि भारत को आजादी दे दी जाएगी, भारतीय संघ की स्थापना देशी रियासतों और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से हो जाएगी, लेकिन भारत के जो संचार मंत्रालय है, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये अंग्रेजों के पास में रहेंगी और बाकी सारे मंत्रालय आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो गांधी जी ने, मुस्लिम लीग ने, नेहरू जी ने, इन सब ने मिलकर क्या किया, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, मानने से मना कर दिया और ये कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अब अंग्रेजों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, गांधी जी और नाराज हुए। तो वो बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में पहुंचे। कहां पर? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और यहां एक आंदोलन शुरू किया 1942 में, जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। आंदोलन का पूरा नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और यहीं पर गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, डू और डाई का नारा, करो या मरो, या तो आजादी ले लो या मर जाओ, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। और देखिए, इस समय जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से भारत के फेवर में थी, क्योंकि अंग्रेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हार रहे थे। इसी दौरान जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर आपके जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए वो हिटलर के पास जर्मनी पहुंचे और वहां पर मोहन सिंह भाकना ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस को दिया। और वहां पर उन्होंने अपनी एक आर्मी संगठित की, हिटलर से मिले, उनका सपोर्ट लिया और उनका सपोर्ट लेने के बाद में उन्होंने अंडमान निकोबार वाला जो पूरा क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज एक तरफ से इंडिया की तरफ से हार रहे थे, अंदर से गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, बाहर से सुभाष चंद्र बोस, और ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार। तो जब चारों तरफ से अंग्रेज घिर गए, इनको कुछ समझ नहीं आया, तो उसी दौरान देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी जबरदस्त इंडिया के फेवर में थी कि 1945 में इंग्लैंड में आम चुनाव आ गए। और इस समय जो इंग्लैंड के पीएम थे वो थे विंस्टन चर्चिल, और उनके खिलाफ खड़े हुए क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली का इलेक्शन में एक ही नारा था कि जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आती है भारत को आजादी दे दी जाएगी, जबकि विंस्टन चर्चिल कभी नहीं चाहता था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। अब इंग्लैंड की जनता का भावनात्मक रुख भी भारत के लोगों की तरफ था, वो भी चाहते थे कि अब जैसी भी कंडीशन इंडिया की है, भारत की है, अब उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, उसे आजाद कर देना चाहिए। और उसी दौरान कोई एक पार्टी ऐसा नारा लेकर के आ जाए तो क्लीमेंट एटली की जीत होती है और ये इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। फिर इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे उसी प्रॉमिस के आधार पर इन्होंने वहां पर कैबिनेट मिशन का गठन किया और इसी कैबिनेट मिशन को फिर भारत भेजा और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन इंडिया में। 3 लोग इसमें आए थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ये भी याद रखना। तो ये करो या मरो का जो नारा है, डू और डाई का जो नारा है, ये इसी आंदोलन में आया, गांधी जी ने दिया था 1942 में। बंबई के ग्वालियर टैंक से इसकी शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन में भारत की लगभग संपूर्ण आबादी इसमें लगभग जुड़ चुकी थी और अंग्रेजों को बिल्कुल पूरी तरीके से इन्होंने हिलाकर रख दिया था। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस तरीके के देखो, सबसे पहले कौन, क्या, कहां, कैसे, ऐसे वाले फैक्चुअल स्टैटिक जीके भी आपको याद रखनी है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली महिला राज्यपाल, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज्यादा पूछने को मिलेंगे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो भारत में जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी, वो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो अब इनके बारे में रिसर्च करिएगा कि सुचेता कृपलानी कौन थी, इन्होंने कौन कौन से आजादी के समय पे मूवमेंट में भाग लिया था
और कहाँ की मुख्यमंत्री थी, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। पहली राज्यपाल कौन थी। तो ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। मायावती जो थी वो यूपी की पहली एससी कैटेगरी की क्या थी, मुख्यमंत्री थी। अगला सवाल, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए यूनेस्को जो है ये क्या करता है कि विश्व विरासत के जितने भी स्थल होते हैं उनको संरक्षित करने का काम करता है, और भारत के बहुत सारे स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है, और आगे भी बहुत सारे स्थल उसमें शामिल होते रहेंगे। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये पेरिस में है। मैं कल भी आपसे बोला था पिछली क्लास में कि जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो एशिया के संगठन हो, इन सब का आपको याद रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है, किस देश में है, ये किस चीज के लिए कार्य करते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, और हर बार पूछा है एनटीपीसी ने इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल है ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है। तो नाम से ही पता चल रहा है ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे पास समुद्री संसाधनों से संबंधित जितने भी रिसोर्सेज होते हैं समुद्र से संबंधित, वो सारे की सारी चीजें किसमें आती हैं, आपकी ब्लू इकोनॉमी में आती हैं। नीली अर्थव्यवस्था इसको हिंदी में कहा जाता है। तो नीली अर्थव्यवस्था में कौन से संसाधनों को शामिल किया जाता है। तो नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी हमारे समुद्री संसाधन होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और अगर ये पूछे कि भैया अर्थव्यवस्था के घटक कौन कौन से होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से, इनके अलावा कोई क्षेत्र नहीं होता। जो मेन क्षेत्र हैं, पहला है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सेक्टर जिसे हम प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरा है आपका उद्योग, सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर, और तीसरा है आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। तो ये मुख्य 3 क्षेत्र हैं। प्रारंभ में जब देश आजाद हुआ था तो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी, और भारत की अधिकतर आबादी जो है वो कृषि में संलग्न थी। सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान भी कृषि का था उस समय, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी जीडीपी में थी। लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से जब चीजों में परिवर्तन आया तो हमारी इकोनॉमी भी चेंज हुई, और 1991 के यानी कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद में एलपीजी का सिस्टम आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, जिसके तहत आज हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाती है। और आज कृषि का स्थान किसने ले लिया है, सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें पॉपुलेशन सबसे कम है। अगर योगदान देखा जाए तो पॉपुलेशन का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो आज भी भारत में कौन से सेक्टर में काम करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जबकि इसका जीडीपी में योगदान न्यूनतम माना जाता है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसमें, फिर उद्योग में, और सबसे कम सर्विस सेक्टर में। और जीडीपी में योगदान देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, सर्विस सेक्टर का, उससे कम उद्योग का, और सबसे कम कृषि का। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसीलिए कृषि में आपकी छुपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऐसी बेरोजगारी जिसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो समुद्री संसाधनों से संबंधित होती है, मरीन रिसोर्सेज से संबंधित होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था। तो व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो देखिए पंचायती राज का प्रारंभ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, इन दोनों में अंतर है। तो पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, और इसका प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। तो भारत में ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज को स्वीकार किया था, या ऐसा राज्य जिसमें सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था, तो वो राजस्थान था। इसके बाद में एक दिन बाद ही 3 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य ने भी क्या किया था, पंचायती राज को स्वीकार किया था या लागू किया था। तो वो प्रारंभिक 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसके बाद में फिर बलवंतराय मेहता समिति का गठन किया जाता है, और यही बलवंतराय मेहता समिति त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का या त्रिस्तरीय या शासन के विकेंद्रीकरण का सुझाव देती है, और इसके बेसिस पर हमारे
पंचायती राज को 3 स्तरों पर लागू किया गया। यानी कि सबसे निम्न स्तर पर आपका ग्राम स्तर आता है, इसके बाद में आपका खंड स्तर आता है, ब्लॉक लेवल, और फिर आपका जिला स्तर आता है। ग्राम स्तर पर आपका जो राजनीतिक मुखिया होता है वो कहीं उसको हम प्रधान कहते हैं, कहीं पर सरपंच कहते हैं। तो सरपंच और प्रधान ग्राम स्तर पर राजनीतिक प्रमुख होते हैं, खंड स्तर पर आपका चेयरमैन होता है, और जिला स्तर पर आपका मेयर होता है। ऐसे ही ग्राम स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा इन दोनों को सुझाव देने के लिए, वो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, जिसे आज के टाइम पे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, बीडीओ। और चेयरमैन को सपोर्ट करने के लिए या ब्लॉक लेवल पर जो आपका प्रशासनिक अधिकारी होगा वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और जिला स्तर पर आपका कलेक्टर इस भूमिका में रहता है, डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के फॉर्म में कौन होगा? कलेक्टर होगा। अब पंचायती राज में जो इनके इलेक्शन का प्रावधान किया गया, या मैं ये कहूं कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ ये 1993 में हुआ था। 1993 से इसके चुनाव प्रारंभ हुए थे। तो प्रधान और सरपंच के जो इलेक्शन हैं ये आपके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि जनता इनमें सीधे तौर पर भाग लेती है। जबकि मेयर और चेयरमैन का जो इलेक्शन होता है इसमें जनता डायरेक्ट तौर पर भाग नहीं लेती है। मेयर के इलेक्शन में इसमें पार्षद भाग लेते हैं, उसके बाद में मेयर चुना जाता है, तो इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा। तो ये कमेटी का नाम याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, और इसके बेसिस पर ही हमारे संविधान में 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, और एक अमेंडमेंट हुआ था 74वां 1992 में ही। तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है और ये आपका नगरीय निकाय से संबंधित है। इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें के तहत हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारे संविधान में टोटल जो अनुसूचियां हैं, टोटल शेड्यूल जो है वो कितनी है? 12 है। तो मूल संविधान में 8 शामिल थी, उसके बाद में पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो आपकी भूमि सुधारों से संबंधित है, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। फिर 1985 में जाकर के आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। 1992 में आपकी 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित, और 1992 में ही आपकी कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगरीय निकाय से संबंधित है। अब पंचायती राज को लागू भारत में संवैधानिक तौर पर कब किया गया था? तो यह किया गया था 24 अप्रैल को। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या आंसर सही होगा इसका? 1959। तो 1959 में सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर बाद में जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो पूरे भारत में इसको लागू किया गया। अगला सवाल है, बायोमास ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, बायोमास ऊर्जा क्या होती है? बायोमास एनर्जी ऐसी एनर्जी जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं। और जिसको दोबारा से प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगी। जैसे हाइड्रो एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, परमाणु एनर्जी अलग हो जाएगी, पवन ऊर्जा आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएगी, जैविक पदार्थ भी रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएंगे। तो बायोमास एनर्जी का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको मालूम रहना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर दो ही चीजें मिलेंगी आपको, या तो स्थल मिलेगा या पानी मिलेगा, स्थल और जल। तो पृथ्वी के 29% भूभाग पर क्या है? स्थलखंड है, और 71% भूभाग पर क्या है आपका? वाटर बॉडीज है, जलखंड है। इस 29% भाग को हमने 7 महाद्वीपों में विभाजित किया है, और 71% को हमने 5 महासागरों में विभाजित किया। अगर सवाल आ जाए कि पृथ्वी पर कितने महासागर और कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो कई बार क्या होगा, यहाँ तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बच्चा बच्चा जानता है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि बताइए विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का तीसरा कौन सा है, विश्व का दूसरा कौन सा है,
छोटा बड़ा तो सबको याद है, और आपको 4-5 महाद्वीप दे दिए, कहे कि इनको क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वहां थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसको सीक्वेंस को याद रखना। देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका वो एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद में आपका उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिणी अमेरिका है, फिर आपका अंटार्कटिका है, इसके बाद में यूरोप, और यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सेकंड नंबर पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद 5 महासागर पूछे आपसे, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, इसके बाद में अटलांटिक महासागर, फिर आता है आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, फिर आता है आपका दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन, और फिर अंत में आता है आपका आर्कटिक महासागर। तो ये बड़े से छोटे की ओर है। ये जो सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक है इसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। और इधर से जाओगे ऊपर की तरफ तो ये आरोही क्रम हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही महासागरों में, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया। यूरोप आपका 6 नंबर पे आता है, ऑस्ट्रेलिया आपका 7 नंबर पे आता है, और अफ्रीका 2 नंबर पे आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ये हीट एब्जॉर्बर गैसेज कहलाती हैं, यानी कि प्रकाश अवशोषित गैस कौन सी है आपकी? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो हमारे वायुमंडल में 0.03% आपकी CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है शॉर्टवेव रेडिएशन के फॉर्म में, जिसे हम लोग सोलर रेडिएशन या सौर्यिक विकिरण कहते हैं, तो उसको पृथ्वी तक आने देता है वायुमंडल। लेकिन जब वही प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी से वापस जाता है तो वो हो जाता है आपका पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में जाता है। तो क्या होता है कि वायुमंडल उस प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता। इसका मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं हमारे वायुमंडल में, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल का प्रकाश में क्या योगदान है, तो कहना कि वायुमंडल जो है वो प्रकाश के लिए, सौर्यिक विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए, पृथ्वी से वापस जाने वाले प्रकाश के लिए वो क्या हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है। और ये भूमिका कौन निभाती है? आपकी ग्रीन हाउस गैसेज निभाती हैं। तो CO2 जो है वो आपकी क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में मिलते हैं फिर हम कल अगली क्लास में। आज का लास्ट क्वेश्चन था, और धीरे धीरे आप पूरी सीरीज को कंप्लीटली पढ़ते जाइए, जिससे आपको काफी फायदा भी मिलने वाला है। और लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए आप PYQs पर, MCQs पर काम कीजिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहीं से डायरेक्ट देखने को मिल जाए। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझे होंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।